हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर विनय और डॉक्टर अनुपम जी के साथ, जो कि बवासीर और फिस्टुला के स्पेशलिस्ट हैं। चंडीगढ़ और आसपास के इलाके में पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर विनय जी और डॉक्टर अनुपम जी के साथ बातचीत की। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विनय जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं चंडीगढ़ और आसपास के इलाके में बवासीर, फिस्टुला और एनिनेटल जो भी बीमारीज हैं उनके लिए ये सेवाएं अपनी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज बवासीर का एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कोई ज़माना था कि लोग छुपाते थे बवासीर होने के ऊपर, लेकिन आजकल लोग अवेयर हो गए हैं गूगल से और जो ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं उनसे लोग अवेयर हो गए हैं और उनको पता है कि ये बवासीर कितनी भयंकर बन सकती है कि कैंसर तक का रूप धारण कर सकती है। आप इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली आजकल जो लोगों का खान पान है और रहना सहना है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ये लगभग ये मान के चलिए कि 50% पॉपुलेशन को इस टाइम बवासीर की प्रॉब्लम है। उनको लाइफ में कभी ना कभी ये ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग होना, ये सिम्टम आते ही हैं, लेकिन लोग इतने नहीं इसको डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं और इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से बात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे कि अगर हम माने कि अगर आप शुरू में डॉक्टर के पास चले जाएं तो इनिशियल स्टेज में इसको मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो मरीज़ है वो संकोच करते हैं और उसको डिले करते हैं ट्रीटमेंट को, तो उस वजह से लास्ट में फिर सर्जरी की नौबत आ जाती है। अगर पेशेंट जल्दी हमारे पास आए तो हम उसको दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। दवाइयों से, खान पान से और लाइफ मॉडिफिकेशन से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो कि पॉसिबल है दवाइयों से। अब कुछ उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आजकल ये एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्या कारण समझे हम कि जैसे आजकल का जो सीडेटिव लाइफस्टाइल है, आजकल के जंक फूड्स हैं, क्या क्या समझे हम किस चीज़ से जो बवासीर है जो मतलब जो बढ़ क्यों रही है? बेसिकली सबसे बड़ा मेन कारण तो इसमें फूड ही है। बेसिकली जो फूड हम जंक फूड खाते हैं, जिसमें फाइबर डाइट कम होती है, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है और स्ट्रेनिंग करता है पेशेंट, तो उस वजह से ये एक मेन कारण तो जंक फूड एंड कॉन्स्टिपेशन ही है। दूसरा, सेडेंटरी लाइफ जो लोग हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबेसिटी है, ओबीज हैं, तो वो भी एक बड़ा मेन कारण है इसमें। और बाकी भी और बहुत सारे कारण हैं। प्रेगनेंसी में भी बवासीर हो जाती हैं, जिससे इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए तो उस वजह से बवासीर हो जाती है। डॉक्टर, जैसे साइकिल चलाने की बात हम करें, पहले हम लोग जेंट्स भी और लेडीज़ भी साइकिल चलाते थे, क्या साइकिल चलाने के साथ भी बवासीर का कोई मतलब इसमें फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जब हम लोग साइकिल पे हिलते जुलते हैं तो वो भी एक पॉजिटिविटी मिलती है। हाँ, साइकिल चलाने से एक टाइप की एक्सरसाइज ही है, उससे आपकी ओबेसिटी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उससे इट्स अ ट्रीटमेंट। इट्स बेसिकली अ फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगे और ये इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेट बेसिकली। डॉक्टर, बवासीर कितने तरह की बवासीर होती है? और जैसे आपने बताया कि अगर इनिशियल स्टेज में हम लोग इसको पकड़ लेते हैं तो ये मेडिसिन के साथ और सिंपल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ठीक हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी तरह की बवासीर है और कौन सी स्टेज को हम मान लें कि जिसमें आप लोग इसको मेडिसिन के साथ ठीक कर सकते हैं? बवासीर, बेसिकली बवासीर क्या होती है आपको समझना चाहिए पहले तो। ये बवासीर जो हैं, आपके जो गुदा द्वार है उसके चारों तरफ कुछ नसें होती हैं, खून की नसें होती हैं, जो कॉन्स्टिपेशन में, जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, जो जोर लगाते हैं लैट्रिन करती बार, तो उसमें नसें फूल जाती हैं। तो ये नसें फूलने की वजह से वो 3 जगहों पे बवासीर बन जाती है, 3, 7 और 11 o'clock पोजीशन पे। तो जो नसों का फूलना है वही बवासीर है। उसमें से इनको जो आगे दिस आर इंटरनल पाइल्स बेसिकली। तो इंटरनल पाइल्स आर डिवाइडेड इन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये ग्रेडिंग जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, दैट कैन बी मैनेज्ड विद मेडिसिन्स, एंड जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप लाइफ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल और कुछ लोकल एप्लीकेशंस मेडिकेशन की होती हैं, कुछ ओरल मेडिसिन होती हैं, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तो कंट्रोल हो जाती हैं। अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कंट्रोल नहीं होती हैं आपकी डाइट मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, तो इसकी बेसिकली वी आर डूइंग वन प्रोसीजर, दैट इज़ क्षार कर्मा। क्षार कर्मा इज लोकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन ऑन पाइल मास, जिससे वो श्रिंक हो जाता है। एंड इट्स बेसिकली इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि इट्स बेटर देन इंजेक्शन थेरेपी। जो आपकी स्क्लेरोथेरेपी है उससे कई गुना बेटर है। जैसे सर आपने अपनी थेरेपी की बात कही है, तो इसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया वगैरह भी देना पड़ता है या बिल्कुल सिंपलिसिटी से दिन में ही, मतलब एक दिन में ही सर्जरी हो जाती है? जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है
उसमें तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर उसको हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोसीजर करने की, तो ये सिर्फ एक हम क्या करते हैं, कुछ लोकल देने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। उसमें हम उसको सिर्फ दवाई लगाते हैं, दैट्स इट। 1 मिनट दवाई रखते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं। उससे वो नेक्रोज हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है, और नेक्रोज होने के बाद वो वहाँ से अपने आप ख़त्म हो जाती है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में सर्जरी ऑप्शन है। सर्जरीज में बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, जैसे इस टाइम पे लेज़र है, हेमरेक्टमी है, ओपन क्लोज, और उसके बाद स्टेपल्ड हेमरेडिप्लेक्सी है। लेकिन हम जो हैं अपने क्लिनिक पे वी आर डूइंग क्षार लाइगेशन, क्षारोत्तर लाइगेशन, जिसमें वी आर उसको हम जो है मांस को थ्रेड से बांधते हैं एंड इट शेड ऑफ विद इन 5 to 7 days। इट्स अ नॉन इन्वेजिव सर्जरी जो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होती है, और बहुत ही मिनिमम निग्लिजिबल ब्लड लॉस होता है। मिनिमम भी नहीं, निग्लिजिबल ब्लड लॉस है। और हम इसमें किसी भी पेशेंट में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है भी फिटनेस चाहिए। कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसको कार्डियक पेशेंट के लिए फिटनेस चाहिए, कार्डियक पेशेंट उसको नहीं कर सकते। इसमें हम किसी पेशेंट को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही कम ब्लड लॉस होता है। जैसा फस्टूला जो कि बवासीर से भी मतलब ज़्यादा आजकल भयंकर रूप है, और उसका पता ही नहीं चलता। जैसे बवासीर का तो थोड़ा पता चल जाता है कि आदमी को जब जैसे आपने कहा कॉन्स्टिपेशन है या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन फस्टूला का पता ही नहीं चलता। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अगर किसी भी मरीज को ऐसा लगता है कि उसके गुदा द्वार के इर्द गिर्द कहीं भी कोई फिंसी है और जिसमें से रुक रुक के मवाद आता है, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, और डॉक्टर उसको एग्जामिन करके बता देगा ये फिस्टूला है या कोई सिंपल फिंसी है। अगर ये फिस्टूला है तो डॉक्टर उसको मरीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिस्टूला एक ऐसी बीमारी है जो कभी दवाइयों से ठीक नहीं होती। बगंदर ऐसी आज तक कोई ऐसी मेडिसिन बनी ही नहीं है जो उसको ठीक कर दे। अगर कोई क्लेम करता है कि ऐसी मेडिसिन है, तो सिर्फ वो आपको गुमराह कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एकमात्र ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन इसका एकमात्र इलाज है, और ऑपरेशन की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो मॉडर्न में सर्जरीज होती हैं, फिस्टुलेक्टमी होती है, उसमें बेसिकली रिकरेंस रेट का मतलब अगर हम 100 ऑपरेशन करते हैं तो उसमें 7 से लेकर 50% तक दोबारा से ये बीमारी आ जाती है। सेकंड, इसमें इनकॉन्टिनेंस इज द मेजर इशू। इनकॉन्टिनेंस का क्या होता है, वहाँ पे जो गुदाद्वार के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं दैट कंट्रोल स्टूल, तो उनका फिस्टेक्टमी में वो अगर वो मसल कट जाते हैं तो स्टूल के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, पेशेंट का जो स्टूल पे कंट्रोल नहीं रहता। और स्टीनोसिस भी एक इसमें मेन चीज़ है, जिसमें से गुदाद्वार जो आपका संगड़ा हो जाता है। एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी भी है जिसमें कि जो आपका मल द्वार है उसका नैरोइंग हो जाती है, सिकुड़ना, जिसको एनल स्टीनोसिस कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होने की वजह से लोग सर्जरी से डरते हैं, सर्जरी नहीं करवाते हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से पेशेंट सोचता है कि मैं तो ऑपरेशन करवाऊंगा, बार बार हो जाता है, क्योंकि ऐसे फीडबैक्स आते हैं उनके पास, किसी मरीज ने करवाया, 1 बार करवाया, 2 बार करवाया, उसमें से दोबारा हो गया। लेकिन जो क्षार सूत्र है, जो प्रोसीजर हम करते हैं क्षार सूत्र, वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, और ICMR दिल्ली ने रिसर्च किया है, एंड रिसर्च कंडक्ट की गई है PGI चंडीगढ़ में और एम्स दिल्ली में, जिसमें रिसर्च में ये पाया गया, जिनमें क्षार सूत्र द्वारा ये प्रोसीजर किया गया, फिस्टुला को ट्रीट किया गया, उनमें रिकरेंस रेट जो है लगभग 3% के करीब थी। मतलब उसमें 97% पेशेंट जो ठीक हो रहे थे, किसी में 0.3% तक भी रहती है, मतलब बहुत ही कम, निग्लिजिबल के करीब रिकरेंस रेट है। और जो कॉम्प्लिकेशंस थी एनल स्टीनोसिस की और इनकॉन्टिनेंस की, वो भी नहीं होती है, क्योंकि फिस्टुला में जो हम थ्रेड डालते हैं, मेडिकेटेड थ्रेड है, वो ऐसी चीज़ है कि उससे कटिंग, हीलिंग और उसका जो ड्रेनेज है वो सब साथ साथ इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। तो थ्रेड इट इन सेल्फ इज़ अ मेडिसिन, वो अपना कटिंग भी करता है, हीलिंग भी कर रहा है, उसी की वजह से उसकी रिकरेंस रेट, इनकॉन्टिनेंस, जो सारी कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं होती हैं। एंड अनदर थिंग, जो पहले ट्रेडिशनली शास्त्र करते थे, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एडवांस शास्त्र प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दैट इज इफ्टेक टेक्निक। इट्स अ एडवांस शास्त्र टेक्निक इन दैट इसमें क्या होता है, जो हम इंटरसेप्शन कर देते हैं ट्रैक की दो पार्ट्स में, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली उस ट्रैक की 2 जगह कटिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो उसमें टाइम कंजप्शन है वो कम हो जाती है पेशेंट की, जिससे उसका खर्चा, लागत, हर चीज़ जो है कम हो जाती है। दैट्स बेसिकली एडवांस टेक्निक, एंड वो हम कर रहे हैं। ऐसा और क्या क्या सेवाएं आप आपने एज ए डॉक्टर दे रहे हैं? बेसिकली मैं तो एनोरेक्टल डिजीज़ में, जो भी एनोरेक्टल डिजीज़ हैं उनमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें आपका पाइल्स, फिस्टूला, फिशर, पाइलोनियल साइनस हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें एक शासूत्रा आयुर्वेदिक टेक्निक है जो हम प्रैक्टिस करते हैं, और हम इसको आगे, ये भी है, इसको बढ़ावा भी देना चाहते हैं। अभी आयुर्वेद आगे, इट्स अ गुड टेक्निक, तो बेसिकली वी वांट कि ये आगे लोगों तक पता जाए, नॉलेज पहुँचे इसकी, और लोग इसको अपनाएं।
क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसे क्लेम कर रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स आर साइंटिफिकली प्रूव्ड। डॉक्टर साहब ने अपने कहाँ से ग्रेजुएशन की और कैसे आप आज चंडीगढ़ के इस एरिया में एक बहुत ही रिनोड बवासीर और एनिनेटेड जो डिजीज़ हैं उनके लिए डॉक्टर मतलब माने जाते हैं? बेसिकली मेरी जो डिग्री है, बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। देन +2 मेरी वहीं से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बेंगलोर से की है और स्पेशलाइजेशन भी मैंने उसके बाद इसकी की है एनरेक्टल सर्जरी में। एंड इट्स नॉट बेसिकली एनरेक्टल क्षार सूत्रा, तो उसमें स्पेशलाइजेशन की है। उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया चंडीगढ़ में, जिसमें मैं जनरल प्रैक्टिस करते हैं। मेरे मिसेस भी हैं साथ में, वो भी प्रैक्टिस करते हैं और हमारी एनरेक्टल डिजीज़ की भी प्रैक्टिस है। और दर्शकों, अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के मिसेज जो इनके साथ सेवाएं दे रहे हैं, हम थोड़ा सा उनके साथ भी बातचीत करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करा रहे हैं डॉक्टर अनुपम जी के साथ, जो बवासीर, बकंदर और बाकी जो नामराद बीमारियां हैं उनका डॉक्टर साहब के साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है कि लेडीज़ हैं जो इस चीज़ को छुपाती हैं हाँ जी। और उसके कारण बीमारी बढ़ जाती है, लेकिन आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है लेडीज़ को तो वो आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली फीमेल जो है इस चीज़ को बताने के लिए बहुत ही हेजिटेट करती हैं। अगर कोई मेल डॉक्टर होता है तो वो नहीं बता पाती हैं खुल के कि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, और सालों ही साल वो ये दिक्कत छुपा के रहती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अनीमिया हो जाता है, वीकनेस आ जाती हैं। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो इसका इलाज लेते हैं। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, आके डॉक्टर से मिलना चाहिए। किस चीज़ का खान पीन जो है, लेडीज़ को किस चीज़ का किस तरह का खान पान रखना चाहिए कि इस चीज़ से बचे रहें? एक तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी डाइट हेल्दी रखें, तली चीज़ें कम खाएं, वेट ज़्यादा ना उठाएं, उनका वज़न भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। थैंक यू।